सभी को गुड इवनिंग। इवनिंग बोल दे, हाँ इवनिंग बोल दे। सिट डाउन प्लीज, बैठिए। हैप्पी बर्थडे मेरा। चलिए साहब, बात करते हैं हम लोग व्यू के बारे में। काफी कुछ बातें आपसे हुई और कहां तक पढ़े थे हम लोग? ये हो गया था लॉन्गिल व्यू का एग्जांपल नहीं बताया था आपको। तो देखो बात सुनना ध्यान से। हमने बोला था कि दो तरह से बाय नेचर व्यू होती है। वाइब्रेशन और पार्टिकल बेस पे व्यू को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है लॉन्गी और एक होता है ट्रांसवर्स मैकेनिकल व्यू। लॉन्गी का बेस्ट एग्जांपल क्या लिया था अपन लोगों ने, अभी बात करेंगे। लेकिन ट्रांसवर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या लिया था? स्ट्रेच्ड वायर के अंदर व्यू। और स्ट्रेच्ड वायर के अंदर जो वेव बनती है वो यहाँ पर बीओपी डीओपी क्या होता है? परपेंडिकुलर। वेव का कैसा होता है? ट्रांसवर्स। और जब भी वेव बनती है मीडियम में तो क्या बनते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। बताया था कि आपको क्रेस्ट किसे बोलते हैं? मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और मैक्सिमम नेगेटिव को क्या बोलते हैं? ट्रफ। कभी भी दो क्रेस्ट साथ नहीं बनेंगे, बीच में एक ट्रफ आता है। कभी भी दो ट्रफ साथ नहीं बनते, बीच में क्रेस्ट आता है। क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट फॉर्म में बनते जाते हैं, है ना भाई। पहचानने का तरीका होगा कि जब भी क्वेश्चन में क्रेस्ट और ट्रफ की बात हुई तो क्वेश्चन किसका होगा? ट्रांसवर्स वेव का क्वेश्चन होता है। बोलिए। ऐसे दूसरा जो व्यू था वो कौन सा था? लॉन्गिट्यूडल व्यू। उसमें आपको बताया था कि यहां पर वीओपी डीओपी कैसा होता है भाई? पैरेलल। वीओपी डीओपी कैसा होता है? पैरेलल। तो हम इस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल व्यू। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो देखो दो एग्जांपल ले सकते हैं। एक तो होता है स्प्रिंग वेव। वहां पर जो वेव थी वो थी स्ट्रिंग वेव। कौन सी? स्ट्रिंग वेव। यहां पर बोलते हैं स्प्रिंग वेव्स की बात कर सकते हैं। देखो स्प्रिंग वेव में क्या होता है कि मान लीजिए स्प्रिंग यहां पर है, मीडियम है, रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ है। ओके। हम इसके फ्री एंड पे प्रेशर लगाते हैं, हटाते हैं, लगाते हैं, हटाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो बताओ उसकी रिंग पास पास दूर दूर पास पास दूर दूर होंगी और इस तरह की शेप यहां पर बनेगी। रिंग पास 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 होंगी, दूर 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 होंगी, पास 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 दूर 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 दूर, ऐसा होगा। और एनर्जी ऐसे जाए। तो ये तो क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन। एनर्जी इस तरह जा रही है। प्रेशर लगाते हटाते लगाते हटाते तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। कंप्रेशन डायरेक्शन, कंप्रेशन डायरेक्शन यहाँ पर बनते हैं। ये रिंग पास पास होती है, इसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पर क्या होता है? रेफ्रैक्शन। ये क्या होता है? कंप्रेशन। ये होता है रेफ्रैक्शन। और यहाँ पर अगर देखें तो स्प्रिंग बहुत सारे छोटे छोटे टर्न से मिलकर बनी है। तो ये टर्न यहाँ पर एज ए पार्टिकल बिहेव करते हैं। तो जब इसमें कंप्रेशन डायरेक्शन होता है तो इसके टर्न्स पास आते हैं, दूर जाते हैं, पास आते हैं, दूर जाते हैं। इसका मतलब इनका मोशन कुछ इस तरह से टू एंड फ्रो होता है। तो ये तो कौन हो गया बेटा? वीओपी। और ये कौन हो गया? डीओपी। बताओ वीओपी डीओपी दोनों क्या हो गया? पैरेलल। वेव का नेचर कैसा होगा? लॉन्ग। और जब भी वेव मीडियम में बनेगी तो किस फॉर्म में चलेगी? कंप्रेशन डायरेक्शन फॉर्म में चलेगी। ओके। इसी का एक और एग्जांपल ले सकते हैं और वो होता है साउंड वेव इन गैसेस। साउंड वेव इन ए गैसेस मीडियम। मैं बोलता हूं, मेरी बात आप सुन रहे हैं तो ये वेव इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और ये मीडियम एयर गैसेस मीडियम है। तो इस वेव का नेचर इस मीडियम में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडल होता है। बोले कैसे? पर हम जब बोलते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो अंदर से वोकल कॉर्ड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी कौन होती है? साउंड एनर्जी। किस फॉर्म में आती है? प्रेशर फॉर्म में बाहर आती है। आप बोल के देखो, यहाँ प्रेशर फील होता है। बताया भी था मैंने। जब ये प्रेशर फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है तो बाहर मेरे लिप के आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको ये धक्का मिलता है, प्रेशर मिलता है। तो प्रेशर लगे वो पार्टिकल आगे चलते हैं। बोलो आगे जाते हैं। अब जब आगे जाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। भाई ये पार्टिकल तो यहाँ थे और ये पार्टिकल यहाँ है, पर जब मैं इनको धक्का मारूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा तो इनको धक्का मारूंगा तो ये पार्टिकल एनर्जी लेकर कहाँ जाएंगे? आगे। अब जब ये आगे जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? डेंसिटी बढ़ गई। अगर डेंसिटी बढ़ गई ना, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गई तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाए। देखो डेंसिटी पार्टिकल पास पास डेंसिटी बढ़ेगी तो पास पास पार्टिकल पास पास टक्कर भी, कोलिजन भी होगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। डेंसिटी प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, हम इस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अब आप बताओ, इनके पास एनर्जी था और ये इनके पास पहुंचे तो इनको धक्का मारेंगे, और जो धक्का मारेंगे तो एनर्जी लेकर जाएंगे आगे। और ये धक्का दे चुके, एनर्जी दे चुके, तो आप कहाँ आएंगे? ड्यू टू इलास्टिसिटी पीछे आए। अब आप बताओ, पीछे आएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रेशर डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। और जब प्रेशर डेंसिटी कम होता है तो यहाँ पर क्या होता है? रेफ्रैक्शन।
अब ये जो दूसरे नंबर का पार्टिकल ये एनर्जी लेकर आगे जाएगा तो तीसरे के पास पहुंच गया, यहाँ क्या बनाएगा? कंप्रेशन। मतलब मैं जब बोलता हूं तो एनर्जी पार्टिकल लेकर जाता तो क्या बनाता है? कंप्रेशन। और आता है तो क्या बनाता है? रेफ्रिक्शन। कंप्रेशन, रेफ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेफ्रिक्शन बनते जाते हैं। और जिस तरफ वेव ट्रेवल करती है उस तरफ पार्टिकल टू एंड फ्रो करते रहते हैं। बताइए, वीओपी डीओपी दोनों क्या हो गया? पैरेलल। और जब ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या बनाती है? कंप्रेशन, रेफ्रिक्शन। तो बताओ वेव का नेचर कैसा होगा? लॉन्ग। अगर इसको डायग्रामेटिक बात करें हम तो यहां बोलते हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर वेव बन रही है, साउंड वेव, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन वेव ऐसे जा रही है। तो जब ये मीडियम में ट्रेवल करती है साउंड वेव तो इसमें इस तरह के रीजन क्रिएट हो जाते हैं। ये वो रीजन है जहां पर पार्टिकल बहुत पास है, और ये पार्टिकल दूर है, और ये पार्टिकल पास है। बताओ यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? और पार्टिकल यहाँ पर टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करते हैं। वीओपी डीओपी दोनों पैरेलल है तो वेव का नेचर लॉन्ग ही है। और जब ये मीडियम में बनती है तो मीडियम में कंप्रेशन रेफ्रिक्शन क्रिएट होते हैं। पार्टिकल जब जाता है एनर्जी लेके तो क्या बनाता है? कंप्रेशन। और जब आता है तो क्या बनाता है? कंप्रेशन, रेफ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेफ्रिक्शन बनते हैं। जिस तरह वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। वेव का नेचर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो पहचानने का तरीका हो गया कि जब भी क्वेश्चन में कंप्रेशन रेफ्रिक्शन हो तो समझ जाना क्वेश्चन किसका है? लॉन्गी का। और जब भी क्रैश टू ट्रफ हो समझ जाएंगे क्वेश्चन किसका? वो ट्रांसवर्स। किससे बोलते हैं कंप्रेशन? हाई प्रेशर हाई डेंसिटी रीजन को कंप्रेशन कहते हैं। रेरफैक्शन किसको कहते हैं? लो प्रेशर लो डेंसिटी रीजन को रेरफैक्शन कहते हैं। कभी दो कंप्रेशन साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? रेरफैक्शन। कभी दो रेरफैक्शन साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? अल्टरनेट फॉर्म में बनते जाते हैं। बनाइए दोनों डायग्राम। ये तो कौन सी थी? लॉन्गी, और ये होती थी ट्रांसवर्स। अब दो वर्ड में पूछूंगा आपसे इलास्टिसिटी के। सब लोग बताइए प्रेशर किसे कहते हैं? फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस होती है। हाँ, तो एक बार पहले गलत करेंगे फिर सही बोलेंगे, है ना? आपकी आदत है शुरू से। पहले माइनस मार्किंग करवा लेंगे फिर बोलेंगे हाँ अभी तो याद था यार। यार ये गलतियां मत करो यार, बड़े हो गए अब आप। 11th क्लास के बच्चे नहीं है हम। फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस होती है, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया को प्रेशर कहते हैं। सबको पता है, पर बाद में पहले गलत करेंगे बाद में राइट करेंगे। बोले सो ओ दत्त करेगी तुमको याद। तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर, है ना बेटा? प्रेशर कहते हैं। तो फिर बताना फोर्स अपॉन अलोंग एरिया को क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस। शाबाश। देखो मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ये अगर मैं इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं तो फोर्स अपॉन दिस परपेंडिकुलर एरिया प्रेशर। फोर्स अपॉन दिस परपेंडिकुलर एरिया क्या दिया मैंने? प्रेशर दिया, प्रेशर। ओके। पर अगर मान लो इस एरिया के मैं अलोंग ऊपर या नीचे फोर्स लगा, फोर्स अपॉन अलोंग एरिया, फोर्स अपॉन अलोंग एरिया, उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया नहीं पढ़ा आप लोगों ने? फोर्स अपॉन अलोंग एरिया क्या बोलते हैं? उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस, या उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है भाई? तो बात को समझ लो, हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले कौन सी वेव है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों जब भी इस वेव को बनाना है मीडियम में प्रेशर लगाना पड़ता है। बताओ मैंने स्प्रिंग में क्या लगाया? प्रेशर लगाया। मैं जब बोलता हूं तो मीडियम में क्या लगाता हूं? प्रेशर। अरे यूं कहता हूं कि जब भी उस मीडियम में बनानी होती है तो इस वेव को मीडियम में बनाने के लिए मीडियम को प्रेशर देना पड़ता है। या यूं कहते हैं कि जब भी वेव मीडियम में बनती है तो मीडियम में प्रेशर एक्सर्ट होता है, मीडियम में प्रेशर डेंसिटी चेंज होता है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होता रहता है। मतलब जब ये वेव मीडियम में बनती है तो मीडियम में प्रेशर चेंज होता है, मीडियम में प्रेशर अप्लाई होता है। या यूं कहते हैं कि जब भी इस वेव को बनाना है तो मीडियम में प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसकी वजह से ये वेव बनती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं हम उनको प्रेशर वेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको?
इनका दूसरा नेम और आ गया आपके सामने, इनको प्रेशर वेव कहते हैं या इनको शॉर्ट में पी वेव कहते हैं। प्रेशर लगाने से बनती है, हम बोलते हैं प्रेशर लगाने से बनती है, या जब भी वो मीडियम में जनरेट होती है तो मीडियम में प्रेशर अप्लाई होता है, या ड्यूरिंग दिस वेव प्रोपेगेशन मीडियम में प्रेशर डेंसिटी चेंज होता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितनी भी लॉन्गी वेव्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव कहते हैं, पी वेव कहते हैं। ओके, अब प्रेशर लगाने से बनती है ये, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर। अब बताओ प्रेशर किस किस मीडियम में लगा सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे मीडियम में जो प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं। क्या बताओ सॉलिड में प्रेशर लगा सकते हैं? यस, अबे लगा सकते हैं ना प्रेशर सॉलिड में। लिक्विड में प्रेशर लगा सकते हैं? यस। गैसेस में लगा सकते हैं? यस। अरे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं, इसीलिए वेव तीनों मीडियम में जनरेट हो सकती है। रीजन ध्यान रखना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तो मैं लिखा दूंगा लेकिन रिजल्ट थोड़ी लिखा पाऊंगा हर चीज का, तो माइंड में रखना सब लोग। क्या बताओ ये वेव प्रेशर वेव क्यों कहलाती है? क्योंकि प्रेशर लगाने से बनती है, और प्रेशर तीनों मीडियम सस्टेन कर सकते हैं। सॉलिड में प्रेशर लगा सकते हैं, लिक्विड में लगा सकते हैं, और गैस में भी प्रेशर लगा सकते हैं, और इसीलिए ये वेव ऐसी है जो तीनों मीडियम में जनरेट हो जाती है। बोलिए, और नेचर में कैसी वेव है? लॉन्गी की ट्रांस लॉन्गी, तो बताओ कैन बी और कैन नॉट बी पोलराइज्ड? कैन नॉट बी पोलराइज्ड। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि साउंड वेव इन अ गैसियस मीडियम कैन बी पोलराइज्ड और नॉट, बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडल नेचर। ये वेव नेचर में लॉन्गिट्यूडल है तो कभी पोलराइजेशन होना शो नहीं करती। तो ये बातें हम लिखना चाहेंगे यहां पर इस कॉलम में, तो नीचे लिखिए, आगे स्टार बनाते हैं। लिखिए अगला स्टार, कॉल्ड एज प्रेशर वेव, पी वेव ऑल्सो। क्यों कहते हैं, रीजन समझा दिया मैंने। कॉल्ड एज प्रेशर वेव और पी वेव ऑल्सो। कॉल्ड एज प्रेशर वेव और पी वेव ऑल्सो। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में, कैन प्रोपेगेट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, can propagate in solids, liquids and gases. Can propagate in solids, liquids and gases. अरे केवल इसी में लिखना है इस कॉलम में, उधर क्यों लिख रहा फिर तू? फिर कैसे काटेगा उधर? इधर भी लिखूंगा मैं अभी। हाँ तो बाउंड्री बनाना है यार, ऐसे मत करो जवान। ये इसकी बातें कर रहे हैं ना हम लोग, कैन प्रोपेगेट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और लास्ट पॉइंट को लिखो कैन नॉट बी पोलराइज्ड। थोड़ा लंबाई कम कर देता है लाइन की, चला गया है फ्लो फ्लो में। क्या लिखोगे? कैन नॉट बी पोलराइज्ड। चलिए अब बात करते हैं उधर, वो कौन सी वेव थी? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। बच्चों जैसे इनको प्रेशर लगाने से बनाते हैं, इनको प्रेशर वेव कहते हैं ना बेटा, वैसे के वैसे जितनी भी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स है हम उनको शेयर वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? शेयर वेव कहते हैं, या शॉर्ट में एस वेव कहते हैं। बोले क्यों कहते हैं सर? बोले इसलिए कहते हैं कि जब भी इस वेव को बनाना है मीडियम को शेयर स्ट्रेस देना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस वेव प्रोपेगेशन मीडियम इज सब्जेक्टेड टू शेयरिंग स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस लगाने से ये वेव बनती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स होती है ना बेटा, हम उनको शेयर वेव कहते हैं, एस वेव शॉर्ट में उसको कहते हैं। ये शेयर स्ट्रेस लगाने से बनती है। बताओ ये किस लगाने से बनती थी? प्रेशर। वैसे इसको क्या लगाना पड़ेगा बनाने के लिए? शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ता है। आप बताओ इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने? स्ट्रेस्ड वायर के अंदर वेव। तो आपको पता है जब वायर के अंदर वेव बनाई तो उसको मैंने शेयर स्ट्रेस दिया था। बताता हूँ कैसे दिया था। देखो वायर आप सबने देखा होगा ऐसा होता है, अगर वायर में वेव नहीं होती तो वायर कितना ही पतला हो कितना ही मोटा हो, उसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। अरे सिलेंड्रिकल होता है। और ये वायर का कौन है बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। अब वायर वहां बंधा हुआ, वायर का फील्ड मेरे हाथ में। अब बताओ वायर के अंदर वेव बनाने तो झटके कितने देते हैं? ऊपर नीचे देते हैं। क्या ऐसे देते हैं? नहीं देते हैं। मतलब ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम उसके परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाते। हम किधर लगाते हैं? वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके अलोंग ऊपर या नीचे फोर्स लगाते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाते। हम उस एरिया के अलोंग ऊपर या नीचे फोर्स लगाते हैं। ऊपर या नीचे फोर्स लगाते हैं, तो इस एरिया के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं। अल्टीमेटली मैं इसको क्या दे रहा हूं? शेयर स्ट्रेस दे रहा हूं।
जब भी इस वेव को बनाना है मीडियम में शेयरिंग स्ट्रेस लगानी पड़ती है, तब जाके ये वेव बनती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं हम उनको शेयर वेव कहते हैं। अब एक और बात सुनिए, शेयर स्ट्रेस लगाने से बनती है, इनको बोलते हैं शेयर वेव। अब बताइए शेयर स्ट्रेस किस किस मीडियम में लगा सकते हैं? शेयर स्ट्रेस कौन कौन से मीडियम सस्टेन कर सकते हैं? बोले जितने भी रिजिड मीडियम होते हैं वहां पर शेयरिंग प्रॉपर्टी होती है। पता है आपको रिजिड मीडियम शेयरिंग स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है जो केवल और केवल रिजिड मीडियम सस्टेन करते हैं। लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर ये शेयरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। आपको पता है शेयरिंग प्रॉपर्टी अपनी शेप में चेंज का अपोज करने का प्रॉपर्टी वो केवल किस में होता है? रिजिड मीडियम में होता है, सॉलिड में होता है। और ये लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। मतलब लिक्विड और गैस के अंदर ये वेव कभी जनरेट नहीं हो सकती। ये ऐसी वेव है ये उसी मीडियम में जनरेट होती है जिसमें रिजिडिटी होती है। जो रिजिड मीडियम होता है वहीं पर ये वेव बनती है, क्योंकि ये शेयरिंग स्ट्रेस लगाने से बनती है। और शेयरिंग स्ट्रेस केवल और केवल रिजिड मीडियम सस्टेन कर सकते हैं। अब बताइए रिजिड कौन कौन होते हैं? बोले जितने भी सॉलिड्स भी होते हैं वो सब रिजिड होते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि वेव के लिए लिक्विड का सरफेस भी रिजिड जैसा बिहेव करता है। लिक्विड के सरफेस पे फोर्स होता है, सरफेस टेंशन। उसकी वजह से लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, वो भी सॉलिड जैसा बिहेव करता है। तो लिक्विड के सरफेस पे ये वो बन जाती है। मतलब ये ऐसी वेव है जो केवल रिजिड मीडियम में बनती है। अब बताइए वेव के लिए रिजिड मीडियम कौन कौन? बोले जितने भी सॉलिड्स वो रिजिड होते हैं, या फिर लिक्विड के सरफेस पर ये वेव बन जाती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। पर लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर ये वेव कभी जनरेट नहीं हो सकती। लिक्विड के अंदर गैसियस मीडियम के प्रॉपर्टी की बात करें, लिक्विड के अंदर देखें या गैस के अंदर देखें तो कभी शेयरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वहां पर ये वेव कभी जनरेट नहीं हो सकता। ये कहां बनेगा? केवल सॉलिड मीडियम में बनता है या लिक्विड के सरफेस से बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। बोलिए और बताओ नेचर में कैसी है? ट्रांसवर्स है, इसलिए कैन बी और कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो लिखिए इसमें अगला पॉइंट, जैसे उनको प्रेशर वेव बोला था वैसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज शेयर वेव और एस वेव आल्सो। देखो कॉल्ड है शेयर वेव और एस वेव आल्सो। कॉल्ड है शेयर वेव और एस वेव आल्सो। लिख लिया? फिर लाइन चेंज करके लिखो अगला पॉइंट, कैन प्रोपेगेट ओनली इन, कैन प्रोपेगेट ओनली इन रिजिड मीडियम, कैन प्रोपेगेट ओनली इन रिजिड मीडियम, can propagate only in rigid medium such as solids and liquid surfaces, can propagate only in rigid medium such as solids and liquid surfaces, solids and ब्रैकेट में लिखना सरफेस टेंशन ताकि ध्यान रह जाए, solids and liquid surfaces, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सरफेस टेंशन। और लास्ट पॉइंट लिख दो, कैन नॉट बी कि कैन बी पोलराइज्ड। सब लोग बताओ ये वेव किस टाइम से कॉल की गई थी? कौन कौन से मीडियम में चलती है? ये कौन से नाम से कॉल की जाती है? कौन से मीडियम में चलती है? सॉलिड्स। लिक्विड की सरफेस को अपने मन में रखना है, लिक्विड की सरफेस वेव के लिए सॉलिड जैसा वेव करती है, इसलिए वहां भी बन जाती है। अगर मैं एक वर्ड में बोल दूं कौन से मीडियम में चलेगी? सॉलिड्स। अब सॉलिड यहाँ पर कौन कौन थे? बोले सॉलिड, सॉलिड जो सॉलिड होता है वो सॉलिड, और लिक्विड की सरफेस भी सॉलिड। किसके लिए? वेव के लिए। तो बताओ ये किस मीडियम में चलती है? ये किस में चलती है? सॉलिड में चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर मेडल का सबसे हिट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो क्या पूछता है? देखो, नेचर ऑफ इलास्टिक वेव इन ए सॉलिड मीडियम में भी। नेचर ऑफ इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब मैकेनिकल वेव, तो वो पूछता है किसी सॉलिड मीडियम में मैकेनिकल वेव का नेचर क्या हो सकता है। बोले सर ये आपको पता ये वेव यहाँ पर किस मीडियम में चलती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, तो आपको दोनों में कॉमन कौन होते हैं? सॉलिड। ओहो, इसका मतलब सॉलिड मीडियम ऐसा मीडियम है जहां पर दोनों वेव हो सकते हैं। अबे सॉलिड मीडियम ऐसा मीडियम है जो प्रेशर को भी सस्टेन कर सकता है और शेयर स्ट्रेस को भी सस्टेन कर सकता है, इसलिए वहां पर वेव दोनों बन जाती है। ये डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्साइटेशन क्या है।
अगर मीडियम मेरे पास सॉलिड है, उसको मैं प्रेशर दूंगा तो व्यू बनेगी प्रेशर व्यू, और अगर मैं उसको शेयर स्ट्रेस दूंगा तो व्यू बनेगी शेयर। मतलब हम ध्यान रखेंगे, मेडिकल का बड़ा हिट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिकल वेव का सॉलिड मीडियम में नेचर क्या क्या हो सकता है, बोले दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्साइटेशन क्या रहा है। अगर मीडियम मेरा सॉलिड है, उसको मैं प्रेशर दूंगा तो वेव कौन सी बनेगी, प्रेशर, और अगर वेव बनेगी यहां पर अगर शेयर से दूंगा तो क्या बनेगी, शेयर। बोलो, तो ध्यान रखिएगा, अगर मीडियम सॉलिड आ जाए वेव का नेचर पूछो तो आंसर कहते हैं कि बोथ होता है। अरे मीडियम सॉलिड अगर है और मीडियम सॉलिड में वेव के नेचर पूछो तो दोनों हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, क्योंकि मीडियम सॉलिड ऐसा मीडियम है जो प्रेशर को भी सहन कर सकता है और शेयर्स को भी सहन कर सकता है। तो ऐसे कुछ और भी मिक्स एग्जांपल जहां पर दोनों व्यू हो सकती है, बोलिए। तो नीचे कॉमन हेडिंग बनाइए अब, सम मिक्स्ड एग्जांपल्स, सम मिक्स्ड एग्जांपल्स, सम मिक्स्ड एग्जांपल्स। अब देखो पहला एग्जांपल, सुनना फिर लिख लेना। मेरे पास एक आयरन रॉड है, कौन सी रॉड है बताओ, मीडियम सॉलिड है कि लिक्विड है, सॉलिड है। आयरन रॉड है, सॉलिड ही होगा, रिजिड सपोर्ट से लगी है ऐसे। ये आयरन रॉड है, सॉलिड मीडियम है, रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ है। ओके, हम इस रोड के फ्री एंड पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम इसके रोड के फ्री एंड पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और वो डिस्टर्बेंस इसके लेंथ के लॉन्ग ऐसे चल रहा है, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ व्यू प्रोपेगेशन। बताओ इसकी लेंथ यहां पर विड्थ से बहुत ज्यादा है, तो जो डायमेंशन बड़ी होती है उसके अलोंग एनर्जी का प्रोपेगेशन माना जाता है। तो हम बोलते हैं फ्री एंड पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो एनर्जी इस लेंथ के अलोंग चल रही है, ये है वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन। ओके बच्चों, अब हम इसके फ्री एंड पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का तरीका मेरा अपना, मैं क्या करता हूं, इसके फ्री एंड पर ऐसे हैमरिंग करता हूं, ऐसे मारता हूं, ठक 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 ऐसे। और जब ऐसे मारेंगे तो पार्टिकल क्या जानता बेचारा, उसको जिधर फोर्स लगाएंगे तो जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं ऐसे मारूंगा तो पार्टिकल यहां पर ऐसे, आयरन पार्टिकल ऐसे जाएगा और एनर्जी दूसरों को देगा, और जैसे जाएगा तो फिर वापस लौट के मीन पर आएगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। मतलब हम जब उसको ऐसे मारते हैं तो वो पार्टिकल यहाँ पर टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है, नहीं करता बताइए। तो बताओ ये तो कौन हो गया, वीओपी, और ये कौन है बताओ, डिस्टेंस मैंने ऐसे गेट किया तो वीओपी ऐसा होगा, डीओपी ऐसा होगा। तो बताओ वीओपी डीओपी दोनों क्या हो गया, पैरेलल। वेव का नेचर कैसा हो गया, लॉन्गी। मतलब ये पहली सिचुएशन है, तो अगर मैं इस वेव की नेचर पूछूं तो बताओ वेव का नेचर कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, हम इसको बोलते हैं पी वेव्स होता है। ध्यान से देखो, पता है मैंने उसको ऐसे बीट किया तो मतलब मैंने प्रेशर दिया इसको, रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था मैंने उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, ये लगाया परपेंडिकुलर, तो मैंने उसको क्या दिया, प्रेशर, तो वेव बनेगी प्रेशर। पर अगर मान लो मेरे पास हमर है, उसको मैं ऐसे बीट करता हूं, ऊपर से मारता हूं साले, तो पार्टिकल क्या जानता बेचारा, उसको जिधर मारेंगे तो जाएगा। मैं ऊपर से मारूंगा तो पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेशन करेगा, अप एंड डाउन ऑसिलेशन करेगा, अप एंड डाउन करेगा, तो ये तो हो गया वीओपी, और एनर्जी कहां जा रही है, हॉरिजॉन्टल। तो बताओ वीओपी डीओपी दोनों क्या हो गया, बताओ वेव का नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। कहने का मतलब यहां पर वेव ट्रांसवर्स भी हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एस वेव कहते हैं। आपको जब ऊपर से मारते तो आपको पता, आप क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग फोर्स लगा रहे, ये मान लेते ये क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले तो हम ऐसे फोर्स लगा रहे, तो मैंने इसको क्या दिया था, प्रेशर दिया था। अब मैं उसको ऊपर से मार रहा हूं तो इस एरिया के अलोंग फोर्स लगा रहे, ये लगा रहे हैं बताओ। तो अब जब एरिया के अलोंग फोर्स लगाएंगे तो बताओ मैंने इसको क्या दिया, शेयर स्ट्रेस, तो वेव कैसी बनेगी, शेयर। पर अगर मान लो मैं इस पर फोर्स ऐसे लगा दूं, इंक्लाइनली फोर्स लगा, तो पार्टिकल क्या जानता बेचारा, उसको जिधर मारेंगे उधर जाए, बोलो ना यार। अगर मैं ऐसे बीट करता हूं तो पार्टिकल ऐसे इंक्लाइनली ऑसिलेशन करता है, और जब इंक्लाइनली ऑसिलेशन करता है तो उसके दो कंपोनेंट, एक तो होता है डीओपी के पैरेलल और एक होता है डीओपी के परपेंडिकुलर। बताओ वेव का नेचर कैसा होता है, बोथ हो जाता है। मैं आपको वही समझा रहा हूं, मीडियम मेरा सॉलिड है, ये प्रेशर को भी सहन कर सकता है और शेयर स्ट्रेस को भी सहन कर सकता है, इसलिए वेव दोनों बनाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह से एक्साइट किया है। अगर मैं इसको प्रेशर दूंगा तो वेव बनेगी प्रेशर वेव, मैं इसको शेयर स्ट्रेस दूंगा तो वेव बनेगी शेयर वेव, और अगर दोनों एक साथ दे दूं तो दोनों वेव एक साथ बन जाती है। बस एक रिजल्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखेंगे आप लोग, एक ही सॉलिड में दोनों व्यू बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्साइटेशन पर। बोलो,
पर जब एक ही सॉलिड में दोनों वेव बनती है तो दोनों वेव की स्पीड में डिफरेंस होता है, दोनों वेव की स्पीड में डिफरेंस होता है। यहां पी वेव का स्पीड एस वेव की स्पीड से ज्यादा होता है। एक ही सॉलिड में दोनों वेव बना सकते हैं, पी वेव और एस वेव। ये किस पे निर्भर करता है? मोड ऑफ एक्साइटेशन पर। पर जब दोनों वेव इसमें बन रही होती है तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है। यहां पर पी वेव का स्पीड एस वेव से ज्यादा होता है। क्यों? बोले यार पी वेव में वीओपी डीओपी पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी को जाना है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन करता है, तो वो खुद एनर्जी लेकर जाता है। उसका जो वाइब्रेशन का मोशन है ना, वो एनर्जी प्रोपेगेशन में हेल्प कर रहा है, वो एनर्जी लेकर खुद जाता है, देख कर आता है। और वीओपी डीओपी पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एनर्जी तेजी से आगे बढ़ती है। और ट्रांसवर्स में वीओपी डीओपी दोनों एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट अपोज नहीं करते। जब सपोर्ट अपोज नहीं करते हैं तो बताओ वहां पर वेव का स्पीड क्या होता है? कम होता है। यहां पर दोनों कैसे हैं? पैरेलल, तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, स्पीड वेव का ज्यादा होता है। यहां पर फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है एनर्जी। यहां पर वीओपी डीओपी दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहां पर वेव का स्पीड कंपेयर टू दैट कम होता है। तो रिजल्ट हो गया कि मीडियम अगर सॉलिड है तो वहां पर वेव दोनों बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्साइटेशन पर जब एक ही सॉलिड में दोनों वेव चलती है तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है। लॉन्गी की स्पीड ज्यादा और ट्रांस की स्पीड क्या होती है? कम होती है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आपने नाम सुना हो, सेस्मिक वेव्स। बच्चों सेस्मिक वेव जो होती है अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में जनरेट होती है, और उनका नेचर भी कैसा होता है? बोथ होता है। क्यों होता है बोथ? बोले सेस्मिक वेव्स अर्थ की सरफेस के नीचे बनती है, और अर्थ की सरफेस के नीचे मीडियम कैसा है? सॉलिड, मिट्टी है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, स्टोन्स है। और वो मीडियम अगर सॉलिड है तो वहां पर वेव का नेचर कैसा होता है? बोथ होता है। मतलब मेरा ये कहना है कि जब भी मीडियम सॉलिड आ जाए और वेव का नेचर पूछे तो आंसर आपको बोथ देना है, अगर ऑप्शन में बोथ है तो। सेस्मिक वेव्स कहां बनती है? अर्थ की सरफेस के नीचे बनती है, और अर्थ की सरफेस के नीचे मीडियम कैसा है? और मीडियम भी सॉलिड कैसा? इनफाइनाइट अनबाउंडेड मीडियम है सॉलिड, बहुत बड़ा मीडियम होता है अर्थ की सरफेस के नीचे मीडियम। और वो मीडियम अगर अनबाउंडेड है, सॉलिड मीडियम है, तो वहां पर वेव का नेचर कैसा होता है? बोथ होता है। कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज, दोनों तरह से वेव चलती है। वो भी समझाता हूं, देखो फिर उसके बाद लिख लेना, भले सुनना ध्यान से। दूसरा एग्जांपल कौन है? सेस्मिक वेव्स कब जनरेट होती है? ये अर्थक्वेक के ड्यूरेशन। सुनना, अर्थक्वेक देखा आपने कभी? मैं दिखाता हूं आपको, दिखाता हूं। ये है अर्थ की सरफेस, ये है अर्थ की सरफेस। अर्थ की सरफेस से काफी डिस्टेंस नीचे एक हाई इंटेंसिटी का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बात नहीं प्लीज, हाई इंटेंसिटी का यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट हुआ ये तो हम नहीं जानते, कोई भी जियोग्राफिकली रीजन रहा हो। यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिस पॉइंट पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? और जब डिस्टर्बेंस यहां पर क्रिएट होता है तो डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता है। डिस्टर्बेंस ट्रेवल करना वेव कहलाता है। हमने पढ़ा ना कल, मीडियम में डिस्टर्बेंस का प्रोपेगेशन क्या कहलाता है? वेव। तो ये डिस्टर्बेंस यहां पर क्रिएट होता है और ये मीडियम में ट्रेवल करता है, तो हम इसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं इनको? सेस्मिक। डिस्टर्बेंस मीडियम में ट्रेवल करता है उसको वेव कहते हैं, और ये वेव यहां पर सेस्मिक वेव के नाम से जाने जाते हैं। अब ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती 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 अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है, उसको वाइब्रेट करा देती है, और हम समझते हैं अर्थ की हुआ है। बोलिए भाई, हम इसी को बोलते हैं अर्थ के। अब बात को समझना, वेव यहां पर जनरेट होती है और यहां से चलकर यहां पर पहुंचती है, तो यहां से यहां तक मीडियम कैसा है? पूरा सॉलिड है, मिट्टी है, रॉक्स है, स्टोन है, और मीडियम बहुत बड़ा अनबाउंडेड मीडियम। तो यहां से यहां तक जब मीडियम पूरा सॉलिड है तो वेव कल्चर यहां पर कैसा होता है? वो ये वेव दो तरह से चलती है, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज, दोनों वेव यहां पर दो फॉर्म में चलती है। लेकिन हमें पता है दोनों का स्पीड अलग अलग होता है, तो दोनों वेव अलग अलग चलती है। कुछ वेव आगे होती है और कुछ वेव पीछे होती है। सेस्मिक वेव यहां जनरेट होती है, यहां से रन करना स्टार्ट करती है, पर रन का जब करना स्टार्ट करती है तो दो तरह से चलती है, लॉन्गी एंड ट्रांस, और दोनों का स्पीड अलग अलग होता है, इसलिए दोनों सेपरेटली मोशन करती है। कुछ वेव आगे होती है और कुछ वेव पीछे होती है। बताइए आगे कौन होती है? कौन होती है? पीछे कौन होती है?
और दोनों मीडियम में ट्रेवल करती करती अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, उसको वाइब्रेट करा देती है और हम समझते हैं अर्थ के पूरा। अब आप सबसे पूछा जा रहा है, बताइए सबसे पहले वहां पर क्या दोनों वेव एक साथ पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। क्या दोनों वेव एक साथ जनरेट हुई? यस। दोनों क्या एक ही जगह जनरेट हुई? यस। दोनों जगह एक ही जगह पहुंचना चाह रही है? यस। लेकिन क्या दोनों एक साथ पहुंचेगी? पहले कौन पहुंचेगी, बाद में कौन पहुंचेगी? टाइम ज्यादा किसको लगेगा, टाइम कम किसको लगेगा? और इस कॉन्सेप्ट पर एम्स में 2 बार क्वेश्चन आया। कॉन्सेप्ट तो केवल इतना सा है कि सेस्मिक वेव अर्थ की सरफेस के नीचे बनती है, नेचर बोथ होता है, और दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। पर जब दोनों का स्पीड अलग होता है तो मीडियम में दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचती है अर्थ की सरफेस। पहले पी वेव पहुंचती है और बाद में एस वेव पहुंचती है। दोनों का टाइम डिफरेंस अर्थ की सरफेस पर नोट किया जा सकता है। मान लीजिए पहले यहां पर जो पी वेव आई वो 5:15 है, और अगली जो वेव आती है एस वेव वो 5:30 बजे आती है। टाइम तो अर्थ की सरफेस पर नोट कर सकते हैं हम लोग, तो अर्थ की सरफेस पे इनके आने का टाइम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले कौन पहुंचेगा, बाद में कौन पहुंचेगा, टाइम ज्यादा किसको लगेगा, टाइम कम किसको लगेगा? दोनों का टाइम डिफरेंस नोट कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं टाइम डिफरेंस इक्वल्स टू होता है ज्यादा टाइम माइनस कम। ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इक्वल्स टू डेल्टा टी। टाइम ज्यादा किसको लगेगा, कम किसको लगेगा? ज्यादा माइनस कम इक्वल्स टू डेल्टा टी। यस और नो? अब आप बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वो यहां पर जनरेट होती है और यहां पर पहुंचती है, यहां से यहां तक इनको चलना है। मान लीजिए डिस्टेंस टी है, कितना? और ये मान लीजिए इन दोनों वेव का स्पीड भी मेरे को बताइए, बीपी है, टक्कर आ गया, और ये है वीएस, स्पीड ब्रेकर। तो बताइए यहां पर, बताइए यहां पर टाइम का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टीएस माइनस डिस्टेंस अपॉन बीपी, इसको होगा डेल्टा। एक थ्योरम बन गया आपके पास, डेल्टा टी का वैल्यू कितना बना? डी अपॉन बीएस प्लस डी अपॉन बी। याद क्या रखेंगे? बोले ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इसको टू डेल्टा टी। टाइम ज्यादा किसको लगेगा, कम किसको लगेगा? ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम टू डेल्टा टी, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस प्लस स्पीड होता है। ध्यान से देखो, एक थ्योरम बन गई, इस थ्योरम में 4 वेरिएबल, वीएस, वीपी, डी, डेल्टा टी। 4 में से 3 वेरिएबल एग्जाम में आपको देता और एक आपसे पूछता। जब एम्स में क्वेश्चन आया था तो उसने डेल्टा टी दिया था, वीएस दिया था, वीपी दिया था, और डी पूछा था आपसे। कर सकते हैं, मॉडल है आपके पास, निकालो। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 229 पर रीड करेंगे आप। पढ़ना है बस आपको, सोल्व तो घर पे कर लेना आप लोग, पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 बोर्ड पर लिख दिया, पूछना मत कोई भी। 25 पेज नंबर 220। 25 से तो बोलते ही नहीं हम लोग। तुम लोग क्या है, तुम्हें आता तो है नहीं कुछ। 25 बोलते हैं, 25, नॉट 25। क्या क्या? पढ़ा क्वेश्चन? नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या दिया है? डेल्टा टी दे रखा है, कितना? 4 मिनट। दोनों का वेव का स्पीड दे रखा है, वीएस दिया, वीपी दिया, डेल्टा टी दिया। क्या पूछा साले ने? डी पूछ, नहीं बता सकते डी? बस ध्यान रखिए टाइम पर सेकंड में दे रखा है, और यहाँ पर हमें मिनट भी दिया टाइम, तो उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर ले। बोलो। और तो डिस्टेंस आ जाएगी किलोमीटर में। कर सकते ही नहीं कर सकते। बस कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि सेस्मिक वेव्स है, उनका नेचर कैसा होता है? बोथ होता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस के नीचे बनती है और अंदर मीडियम कैसा है? सॉलिड है, इसलिए वेव का आंसर बोथ होता है। नोट करिए आप लोग दोनों का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक, प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक, are nature of both longitudinal and transverse mechanical waves.
बातें नहीं भाई, बातें कैसे कर सकते मेरे सामने। पहला एग्जांपल रोड वाला एग्जांपल है, दूसरा व्यू सैस्क व्यू का एग्जांपल है। ध्यान रखेंगे नेचर होगा बोथ। ऐसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, वेव इन वाटर सरफेस। बच्चों वाटर सरफेस जो वेव बनती है उनको रिपल्स कहते हैं, सर्कुलर वेव्स। और उनका नेचर भी कैसा होता है, बोथ। व्हाई वाटर सरफेस पे वेव्स बनती है रिपल्स, उनका नेचर कैसा होता है, बोथ। व्हाई बोले सरफेस पे बनती है, सरफेस कैसा व्यू करता है, सॉलिड जैसा। और मीडियम अगर सॉलिड आ जाए तो वेव का नेचर कैसा बोलते हैं, बहुत। ध्यान रखेंगे, मोटा मोटा जब भी मीडियम आ जाए सॉलिड और व्यू का नेचर पूछे तो आंसर कर देंगे बहुत। वाटर सरफेस कैसा व्यू करती है, सॉलिड जैसा व्यू करती है। तो सरफेस है ना सॉलिड जैसा व्यू करती है, वहां पर व्यू कैसे क्या होगा, बहुत। वाटर सरफेस पे जब व्यू बनती है ना बेटा, तो वाटर सरफेस का जो पार्टिकल है वो एक लूप में मूव करता है, एलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। और जब एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है ना, तो वो दो तरह के मोशन एक साथ करता है, अप एंड डाउन भी करता है, टू एंड फ्रो भी करता है। और जो अप एंड डाउन भी कर रहा है, टू एंड फ्रो भी कर रहा है, तो दो तरह के ऑसिलेशन एक साथ कर रहा है वो। और इसलिए वेव का नेचर दो तरह से होता है, बोथ लॉन्गी एंड ट्रांस। वाटर सरफेस का पार्टिकल दो तरह के वाइब्रेशन एक साथ करता है, लूप के अंदर मूव करता है, ऐसे लूप के अंदर मूव करता है। तो अप एंड डाउन भी हो रहा है, टू एंड फ्रो भी हो रहा है, दो तरह के वाइब्रेशन एक साथ कर रहा है, इसलिए वेव का नेचर बोथ होता है। ठीक है ना। अब आप बताओ दो तरह के ऑसिलेशन क्यों करता है एक साथ। बोले सर यहाँ पर ये जो पार्टिकल दो ऑसिलेशन करता है तो दो रिस्टोरिंग फोर्स मिलते हैं इसको एक साथ। एक तो मिलता है वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स, और एक मिलता है प्लेन हॉरिजॉन्टल में सरफेस टेंशन। वाटर सरफेस पर जो पार्टिकल है उसको दो तरह के रिस्टोरिंग फोर्स एक साथ प्रोवाइड होते हैं। एक तो होता है ग्रेविटी फोर्स की वजह से, और एक होता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो दो तरह के ऑसिलेशन एक साथ करता है, क्योंकि दो तरह के रिस्टोरिंग फोर्स मिलते हैं उसको। और जब दो तरह के ऑसिलेशन एक साथ करता है, अप एंड डाउन भी टू एंड फ्रो भी, तो ये लूप में मूव करता है। और जब लूप में मूव करता है तो वेव का नेचर बोथ होता है। लिक्विड के अंदर वेव का नेचर कैसा होता है, लॉन्गी, क्योंकि वहां कोई शेयरिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, वहां पर एक ही तरह का ऑसिलेशन होता है, तो वहां नेचर कैसा होगा, लॉन्गी। गैस के अंदर वेव कैसा होता है, लॉन्गी। बोलो ना भैया। पर सॉलिड मीडियम में वेव का नेचर कैसा होता है, बोथ हो सकता है। सरफेस यहाँ पर है, ये सॉलिड जैसा वेव करती है, वेव का नेचर कैसा होता है, बोथ होता है। ऐसे हम बोले एक और ओशन व्यू का नेचर कैसा होता है, ओशन व्यूज। नेम सुना आपने, ओशन व्यूज। अब ओशन व्यूज बोला, लेकिन ये नहीं बताया कि सरफेस पे के अंदर है। अगर ओशन के सरफेस पे व्यू है तो कौन सी होगी, बोथ। और ओशन के अंदर होगी तो, लेकिन सारे ने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला नेचर ऑफ ओशन व्यूज बोला है, तो हम क्या मानेंगे, बोथ आंसर होगा। दोनों जवाब हो जाएंगे ना यार, ओशन के सरफेस पे भी हो सकती है और ओशन के अंदर भी हो सकती है। तो कुछ नहीं बोला तो आंसर क्या देंगे, बोथ। ऐसा आंसर लेंगे जिससे दोनों सेटिस्फाई हो। बोलो, ठीक है ना। हाँ। और एक और बोला नेचर ऑफ वेव इन लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। बताओ स्प्रिंग में वेव का नेचर कैसा होता है, स्प्रिंग में वेव का नेचर लॉन्ग ही होता है, कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं उसमें, उसमें क्या होता है, लॉन्ग ही होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं स्प्रिंग लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, तो वेव का नेचर कैसा होता है, बोथ होता है। अरे आपको पता है अगर स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होती, लॉन्ग होती है, और उसके हम फ्री एंड पे प्रेशर लगाते हटाते हैं, तो कंप्रेशन डायरेक्शन तो बनते ही है, पर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसमें स्प्रिंग की शेप बन जाती है। अब बनती है, इसका मतलब उसमें क्रैश और ड्रॉप भी बन रहे हैं, क्रैश और ड्रॉप भी बन रहे हैं, और कंप्रेशन डायरेक्शन बन रहे हैं, तो वेव का नेचर कैसा होगा, वो। अगर मैं आपसे पूछूं नेचर ऑफ वेव इन स्प्रिंग, लॉन्गी। पर नेचर ऑफ वेव इन लॉन्ग स्प्रिंग, नेचर ऑफ वेव इन फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। आपको पता है स्प्रिंग लॉन्ग होती तो फ्लेक्सिबल हो ही जाती है। अबे लॉन्ग होती तो फ्लेक्सिबल होती ना, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। लेंथ अगर ज्यादा होती तो के क्या होता, कम। के कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका स्टिफनेस क्या होता, कम। और जब स्टिफनेस कम होती है तो वीक होती है, फ्लेक्सिबल होती, कमजोर स्प्रिंग होती है। तो जब स्प्रिंग लंबी है तो लचीली हो ही जाती है। तो जब उसके फ्री एंड पे प्रेशर लगाते हटाते हैं तो उसमें कंप्रेशन डायरेक्शन तो बनते हैं, पर साथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अप एंड डाउन भी होता है, मतलब क्रैश और टर्फ भी बनते हैं।
तो वेव कहना चाहिए, यहाँ पर क्या होता है, बोथ वेव। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर दोनों प्रकार की व्यूज होती हैं। ये कुछ है ना ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर दोनों तरह की व्यू हो सकती है ना भाई। अब देखो हम बातें करेंगे क्वेश्चंस की आपसे कुछ, ये कुछ एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, चप्पी मीडियम सोइल आचार वेव का नेचर पूछे और ऑप्शन है बोथ बहुत टिक कर रहे होते हैं। ओके, क्योंकि मीडियम सोइल अगर है तो वहां पर दोनों प्रकार की व्यू हो सकती है। अब सुनना ध्यान से, बाद में कुछ बातें बोलूंगा। बताओ शेयर व्यू किसको बोला था, बोलो। ट्रांसवर्स मैकेनिकल व्यू को। क्या बताओ, इनको भी शेयर व्यू बोल सकते हैं? बोला सर ये तो ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव है, इनको शेयर वेव नहीं कहते हैं। अरे ये तो ऐसी वेव है जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शेयरिंग प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट हो सकती है इसके लिए? नो, ये कोई शेयर वेव नहीं होती। शेयर वेव किसको बोला? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव को बोला। बताओ किस किस मीडियम में चलती है वो? सॉलिड्स में चलती है। बताइए लॉन्ग वेव को क्या बोलते हैं? प्रेशर वेव कहते हैं। किस किस मीडियम में चलती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में चलती है। यस और नो? बताओ ये वेव किस मीडियम में चलती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। कुछ नहीं होता वैक्यूम भी चलती है। यस और नो? अब सुनना और जवाब देना, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, यस और नो में जवाब नहीं। दुनिया में जितनी भी नॉन मैकेनिकल व्यूज होती हैं, दुनिया में जितनी भी नॉन मैकेनिकल व्यूज होती हैं, क्या वो सब नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं? बोलो, बोले जितनी भी नॉन मैकेनिकल व्यूज है क्या वो सब ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं? यस होती हैं। अबे जितनी भी नॉन मैकेनिकल वेव वाली है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ही होती है नाम ईएम वेव। इसी को हीट बोलते हैं और इसी को रेडिएशन बोलते हैं, एक्स रे, गामा रे, फ्रामान दिगड़ा बोलते रहते हैं। कॉमन नेम क्या है? ईएम वेव। इसका नेचर ऑलवेज, ध्यान रखेंगे, जितनी भी नॉन मैकेनिकल वेव्स उन सबका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। यस और नो? तो क्या सभी ट्रांसवर्स वेव केवल नॉन मैकेनिकल होगी? सभी ट्रांसवर्स वेव केवल नॉन मैकेनिकल होती, कुछ मैकेनिकल भी होती है। सीधा सीधा बोलता हूँ, राइट बोलता हूँ, गलत उल्टा बोलूंगा तो गलत बोल जाता हूँ। ध्यान रखेंगे आप, जितनी भी नॉन मैकेनिकल वेव जो सब नेचर में कैसी है, पर क्या सभी ट्रांसवर्स वेव केवल नॉन मैकेनिकल होती? कुछ मैकेनिकल भी होती। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनना, लिखाऊंगा नहीं, सब एसोसिएशन में पूछते थे हम पहले, अब नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि एसोसिएशन खत्म हो गया, पर नॉलेज तो रखना है हमें। हाँ, दूसरा सुनना, दूसरे है ना दुनिया में जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल व्यूज होती हैं, क्या वो सब मैकेनिकल होती है? कंफर्म? दुनिया में जितनी भी लॉन्ग वेव होती है क्या सब मैकेनिकल होती है? यस होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जितनी भी नॉन मैकेनिकल हैं ये सब नेचर में ट्रांसफर होती है। मतलब ऐसी कोई नॉन मैकेनिकल नहीं जो लॉन्गी हो। इसका मतलब जितनी भी लॉन्गी हो सब मैकेनिकल। दुनिया में जितनी भी लॉन्ग वेव्स होती हैं वो सब कैसी होती है? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो क्या फिर सभी मैकेनिकल वेव लॉन्गी होती है? सभी मैकेनिकल केवल लॉन्गी नहीं होती, कुछ ट्रांसफर्स भी होती। समझ में आ गया? दुनिया में जितनी भी लॉन्गी हैं वो सब मैकेनिकल होती हैं, पर सभी मैकेनिकल व्यू केवल लॉन्ग की नहीं होती, कुछ क्या होती है? ट्रांसफर्स भी होती है। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा ऑब्जेक्टिव, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना होगा। और मेरा प्रॉमिस है आप तीनों गलत करेंगे और आपको मेरा प्रॉमिस तोड़ना है। रेडी? लिखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, नोट करने क्या? नहीं करा क्या? नोट कर लो, उसमें क्या अपना ही कर लो, उसमें क्या है? आने नहीं भी लेता हूं। लिखे नेचर ऑफ साउंड वेव इन अ सॉलिड मीडियम में बी, नेचर ऑफ साउंड वेव इन ए सॉलिड मीडियम में बी।
नेचर ऑफ साउंड वेव इन ए सॉलिड मीडियम में बी, ऑप्शन लिखिए, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बोथ, नन। सोच लो, मैं यहीं खड़ा हूं। एक और लिख लो फिर, चलो। नेचर ऑफ वेव इन ए गैसियस मीडियम में बी, nature of wave in a gaseous medium may be, nature of wave in a gaseous medium may be, nature of wave in a gaseous medium may be, option as it is, longi, trans, both, none। बोलो आंसर, क्वेश्चन बोलू। नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नेचर ऑफ वेव इन ए gaseous medium, nature of wave in a gaseous medium में भी, ऑप्शन क्या लिखा, लॉन्गी, ट्रांस, बोथ, नन। एक और लिखिए, एक और लिखिए क्वेश्चन, बोलो मत तुम, बस आंसर सोचो। एक और लिखिए क्वेश्चन, a transverse wave can propagate in, a transverse wave can propagate in, a transverse wave can propagate in, ऑप्शन लिखो, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ऑल। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेचर ऑफ साउंड वेव इन ए सॉलिड मीडियम में बी, है ना। देखो बचपन में से बच्चों को रटा रहता है कि साउंड वेव का नेचर लॉन्गी होता, लॉन्गी होता, लॉन्गी होता है ना, पर मैं आपको बता दूं लॉन्गी हमेशा लॉन्गी नहीं होता। अरे साउंड वेव को हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं साउंड वेव को मानते क्या, हम बोलते सुनते वो वेव मानते हैं, और हम बोलते सुनते कौन से मीडियम में बोलते हैं, गैसियस मीडियम में, इसलिए उसका नेचर लॉन्गी बोलते हैं। पर साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है, अगर वो सॉलिड मीडियम में चलता है तो वहां पर पार्टिकल का वाइब्रेशन दोनों तरह से हो सकता है। आपको पता, मैंने आयरन रोड का एग्जांपल लिया था, मैंने उसको जब बीट किया तब भी साउंड जनरेट हुआ था, और जब ऐसे मारूंगा तब भी साउंड जनरेट होगा, पर दोनों वेव का नेचर अलग अलग था। बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर मीडियम सॉलिड आ जाए तो हम सॉलिड को लेकर प्रेफर करेंगे, आंसर क्या होगा। अगर मीडियम सॉलिड है तो वेव का नेचर यहां पर बोथ होगा। अगर मैं बोलता हूं नेचर ऑफ साउंड वेव इन ए गैसियस मीडियम, तो आंसर जाएगा लॉन्गी। अगर मैं मीडियम नहीं बोलता, मैं बोलता सिंपल कि नेचर ऑफ साउंड वेव इज, तो फिर अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम साउंड वेव को वो भी मानते हैं जो बोलते सुनते हैं, और बोलते सुनते कौन से मीडियम में, गैसेस। तो बताओ नेचर क्या होगा, अगर मीडियम नहीं दे तो लॉन्गी, और मीडियम गैसेस दे दे तो भी लॉन्गी, पर मीडियम बोल दे सॉलिड तो वेव का नेचर बोथ हो जाता है। डिपेंड करता है कि वहां पर साउंड का आपने कैसे जनरेट किया। मीडियम अगर सॉलिड आ जाए तो सॉलिड मीडियम को प्रेफर करके आंसर देना, ये ऐसा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, इसका रीजन लिख लेना। अरे ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका अगर हम 2 महीने बाद दोबारा पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज करेगा आपको ये, क्योंकि बच्चों को बचपन से रटा हुआ रहता है कि साउंड वेव का नेचर लॉन्गी 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 होता है। रात को 2 बजे भी उठा के उसको पूछो, बता लॉन्गी, लेकिन ध्यान रखना वो लॉन्गी कब होता है, जब मीडियम डिफाइन ना करे या गैस दे दे तो लॉन्गी होता है, पर मीडियम डिफाइन कर दे तो मीडियम को प्रेफर करके आंसर देना है। क्या मीडियम दिया इसने, तो लिखो ड्यू टू सॉलिड मीडियम, आंसर विल बी बोथ। ड्यू टू सॉलिड मीडियम आंसर विल बी बोथ, मीडियम को प्रेफर करेंगे आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, नेचर ऑफ वेव इन ए गैसियस मीडियम। अब आप बताओ, वेव बोला उसने, वेव बोला है, पर वेव तो 2 तरह से होती है, मैकेनिकल भी, नॉन मैकेनिकल, और दोनों हमारे सिलेबस में होती है। हम एग्जाम में जब करेंगे क्वेश्चन तो दोनों को वेव को दिमाग में रख के जवाब देना। ये मीडियम गैसियस है, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हैं आप, नेचर कैसा होगा लॉन्गी, पर आप बताओ ये वेव भी चल रही है इसमें, ये कैसा होगा ट्रांसवर्स। हमें पता ट्रांसवर्स कौन सी है, नॉन मैकेनिकल वाली, लेकिन है तो सही, दोनों होगा आंसर। लिखो टिक करो बोथ, तो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू नॉन मैकेनिकल वेव कंसिडरेशन, ड्यू टू
नॉन मैकेनिकल वेव कंसिडरेशन। भाई वेव बोला ना तो दो तरह की वेव होती है, मैकेनिकल भी नॉन मैकेनिकल वाली तो कौन सी होगी, लॉन्गी, नॉन मैकेनिकल कौन सी होगी, ट्रांसवर्स, दोनों होगी। और तीसरा क्वेश्चन का तो समझ ही गया, ट्रांसवर्स बोला है लेकिन उसने सरनेम नहीं बताया, मैकेनिकल भी हो सकता है और नॉन मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल हुआ सॉलिड और नॉन मैकेनिकल हुआ तो ऑल, तो साले ने कुछ नहीं बोला, तो हमें ऐसा आंसर लेना जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाए। कौन होगा सेटिस्फाई, ऑल, तो ऑल टिक कर दे, उसमें भी रीजन लिख दें, ड्यू टू नॉन मैकेनिकल वेव्स, ड्यू टू नॉन मैकेनिकल वेव्स। उसको काट, हाँ सॉलिड टिक कर रखा है भाई ने। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, ये वेव का क्लासिफिकेशन। दो तरह का मैंने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया, और बाकी दो तरह का है, हम उसको नहीं लिखवाएंगे, वो बेसिक से आप सब जानते हैं। एक तो था 1D 2D 3D, उसको क्या लिखना है यार बोलो, और एक और था प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी व्यू। इस पूरे चैप्टर में दो ही तरह के व्यू पढ़ेंगे, ताकि इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आएगी, बहुत सारी बात होगी, तो इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये क्लासिफिकेशन का जो आर्टिकल हम पूरा करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर का नेम क्या रखा हम लोगों ने, मैकेनिकल व्यूज। हम इस पूरे चैप्टर में कौन सी व्यू पढ़ते हैं, तो हम उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। रेडी सब लोग, तो हेडिंग बनाओ। हमारी एनसीईआरटी इस पूरे चैप्टर में जो व्यू पढ़ाती है ना, उसका नेम लिख रहा हूं मैं, और उसका कॉन्सेप्ट क्या वो समझेंगे हम लोग। तो हेडिंग बनाओ, उसके बाद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमारी एनसीईआरटी जो व्यू पढ़ाती है उसका नेचर है 1D व्यू, मतलब इसको कौन सी व्यू पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलने वाली व्यू 1D व्यू पढ़ते हैं, और दूसरा सिंपल हार्मोनिक व्यू पढ़ते हैं, साइनोसोडल व्यू पढ़ते हैं। अब देखो उसका थीम क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या, समझे हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई मैकेनिकल वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन करते हैं भाई, और ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वो अपनी एनर्जी को अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करते जाते हैं, है ना, वाइब्रेशन करते हैं। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन अपने नेबरहुड पार्टिकल से क्या होता है, टकराते हैं, और टक्कर के दौरान, कोलाइड के दौरान, कोलिजन के दौरान क्या करते हैं, वो अपने मोमेंट ऑफ एनर्जी उनको ट्रांसफर करते रहते हैं। पार्टिकल से पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता जाता है, पर उनका एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा एनर्जी ट्रांसफर का जो मेथड है, मोड है, हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और हम इस वेव को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर हम इस वेव को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें इसको स्टडी करने के पहले हमें पार्टिकल के वाइब्रेशन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस वेव के अंदर में मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल अपनी पोजीशन क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन से वेव को बनाते हैं, वाइब्रेशन से एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम इस वेव को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पहले पार्टिकल के वाइब्रेशन को पढ़ना पड़ेगा। और पार्टिकल जो वाइब्रेशन का जो मोशन है वो एक टिपिकल फिनोमेना है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है। हम उसको मैथ्स में ऐसा लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x की पावर n होता है। पढ़ाया था मैंने, n का वैल्यू कितना होता है, 1 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है, ओड नंबर। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आप सुन रहे, तो आपके और मेरे बीच में मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल इस वेव प्रोपेगेशन के ड्यूरेशन में वाइब्रेशन कर रहे हैं, और वो जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उनका मोशन अगर मैं लिखूं तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है। आपके और मेरे बीच में मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल इस तरह का मोशन कर रहे हैं, और ये मोशन टिपिकल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 1 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल टू पार्टिकल n का वैल्यू बदल सकता है, किसी के लिए n का वैल्यू 3 तो किसी के लिए 7, किसी के लिए 5, किसी के लिए 1 हो सकता है। और जैसे n का वैल्यू बदलता है, मोशन की प्रॉपर्टी पैरामीटर बदल जाते हैं, और ये मोशन टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। मतलब मेरा ये कहना है कि वेव का जो अंडर में पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, और वो ऐसा मोशन होता है, और ये टिपिकल फिनोमिना है, हम इसको स्टडी नहीं कर सकते। और जब इसको स्टडी नहीं कर सकते तो वेव को भी स्टडी नहीं कर सकते, और वेव का चैप्टर यही पूरा कर देते हैं। चलिएगा, लेकिन हम ऐसा होने भी नहीं देते भाई। एक्चुअल में तो ऐसा हो रहा है कि मोशन टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स, इसको पढ़ नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जिस मीडियम में वेव चल रही है वो मीडियम मेरा होमोजीनियस है, वो मीडियम मेरा आइडियल कंडीशन में है, रेजिस्टेंस लेस है,
मीडियम में सभी पार्टिकल एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, सभी पार्टिकल का इनर्शिया इलास्टिसिटी एक जैसा है, मीडियम में कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है। और दूसरा, मैं मान लेता हूं कि मीडियम मेरा रेजिस्टेंस लेस, एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। हमें पता प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि मीडियम के सभी पार्टिकल एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, सभी का इनर्शिया इलास्टिसिटी एक जैसा है, मीडियम में कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, और मीडियम मेरा रेजिस्टेंस लेस है, एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा। एक पार्टिकल जो एनर्जी गेन करता है वही दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, पूरी पूरी एनर्जी जा रही है, एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा। हम ऐसा मान रहे हैं, पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हम ऐसा मान कि मान लेते हैं कि मेरा मीडियम आइडियल कंडीशन है, मेरा मीडियम होमोजीनियस है, रेजिस्टेंस लेस है, और अगर इस प्रकार के मीडियम में कोई मैकेनिकल ट्रेवल करती है तो मीडियम के सभी पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एसएचएम करते हैं। हम मान लेते हैं, एजम्पशंस मान लेते हैं कि मीडियम मेरा होमोजीनियस है, मीडियम मेरा रेजिस्टेंस लेस है, और अगर इस प्रकार के मीडियम में कोई मैकेनिकल ट्रेवल करती है तो मीडियम के सभी पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। करते ऐसा है साला, पर हम मान लेते हैं। तो अगर पावर बदल तो फिर हमारा हल पूरा साल लग जाएगा। भाई बात समझ रहे, मतलब ये मोशन टिपिकल कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, तो हम मान लेते हैं कि मीडियम में सभी पार्टिकल क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, और ये ऐसा मोशन है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ चुके होते हैं, इसकी सभी प्रॉपर्टी को जानते हैं, और जब इसको जानते हैं तो हम इसको जानकर पूरी व्यू को जान सकते हैं, और इसको जानकर हम जो व्यू जानते हैं उस व्यू का नेम भी क्या दिया मैंने, सिंपल हार्मोनिक व्यू। बोलो भाई, तो इस पूरे चैप्टर में हम जो व्यू पढ़ते हैं उस व्यू का कॉन्सेप्ट कि मीडियम के सभी पार्टिकल एक जैसे हैं, मीडियम मेरा होमोजीनियस है, मीडियम मेरा रेजिस्टेंस लेस है, और जब उस मीडियम में वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के सभी पार्टिकल क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं सब, और एसएचएम भी देखो कैसा करते हैं, सभी का एसएचएम सेम टाइप का होता है पार्टिकल्स का, सभी पार्टिकल एक जैसा एसएचएम करते हैं। अरे एक जैसे का मतलब सभी का एम्पलीट्यूड सेम होता है। बताओ सभी का एम्पलीट्यूड सेम क्यों हुआ? बोले यार सभी पार्टिकल एक जैसे हैं, सभी को एनर्जी बराबर बराबर मिल रहा है, एनर्जी बिल्कुल भी लॉस, और जब एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जो एनर्जी इनने गेन करी वही इनने गेन करी, वही इनने गेन करी, सबको एनर्जी बराबर बराबर मिल रहा है, तो सभी टाइम पीरियड क्या होगा, एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, सभी का टाइम पीरियड भी सेम होता है। बोले क्यों? बोले सभी पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, होमोजीनियस है, सभी का इनर्शिया इलास्टिसिटी एक जैसा है, तो सबको अपना एक्साइटिंग पूरा करने में टाइम सेम लगता है, सभी का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, और जब सभी का टाइम पीरियड सेम तो सभी का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम, और सभी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, सेम होता है। सभी का एम्पलीट्यूड सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सभी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता है, पर सभी का एक पैरामीटर यहाँ पर जो होता है वो सबका डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? वो सभी का फेज एंगल जो होता है सबका अलग अलग होता है। नेम सुना आपने फेज एंगल? जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस मोशन को पढ़ते हैं फेज एंगल से। नहीं पढ़ा आपने फेज एंगल? तो इन सभी का एसएचएम एक जैसा होता है, सभी का एम्पलीट्यूड सेम, टी एन सेम, पर सभी का फेज एंगल सबका अलग अलग होता है। बोलो यार सबका फेज एंगल अलग क्यों हुआ? बोले सर सभी पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, और जब सभी पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर होते हैं तो सभी का एसएचएम अलग अलग टाइम पर स्टार्ट होता है। जो पार्टिकल पहले एनर्जी गेन करेगा उसका एसएचएम पहले स्टार्ट होगा, और जो पार्टिकल बाद में एनर्जी गेन करेगा उसका एसएचएम बाद में स्टार्ट होगा, और जब उसका एसएचएम बाद में स्टार्ट होगा तो उसका फेज भी अलग होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आप सुन रहे, तो वेव यहां से वहां जा रही, तो मेरे लिप के पास जो पार्टिकल सबसे पहले वो एनर्जी गेन करे, और वो दूसरे को देगा, फिर वो एनर्जी गेन करेगा, फिर वो तीसरे को देगा, फिर वो एनर्जी गेन करेगा, और जब एनर्जी गेन करेगा तो ही तो एसएचएम करेगा। बोलो भाई, सब कर रहे हैं एसएचएम एक जैसा, लेकिन सभी का एसएचएम अलग टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। जो पहले एनर्जी गेन करेगा उसका एसएचएम पहले स्टार्ट होगा, और जो बाद में एनर्जी गेन करेगा उसका एसएचएम बाद में स्टार्ट होगा, तो उसका फेज एंगल पहले वाले के कंपेयर में पीछे होगा, कम होगा। तो टाइम पीरियड तो एसएचएम का है, पार्टिकल जब एक साइकिल पूरा करता है तो टाइम पीरियड सेम ही होगा। वो बाद में एनर्जी गेन करेगा तो उसका बाद में स्टार्ट हुआ है ना, तो उसका साइकिल बाद में पूरा होगा। अरे टाइम पीरियड तो एसएचएम का प्रॉपर्टी है भाई, ये तो कॉन्सेप्ट। ये जो पहले एनर्जी गेन करेगा उसका एसएम पहले स्टार्ट होगा, और जो बाद में एनर्जी गेन करेगा उसका एसएम बाद में स्टार्ट होगा, तो उसका साइकिल भी बाद में पूरा होगा। सभी का टाइम पीरियड सेम, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम, सभी का एम्पलीट्यूड सेम, पर सभी के वाइब्रेशन का फेज एंगल अलग अलग होता है। अलग अलग भी कैसे? जिस तरफ वेव ट्रेवल करती है उस तरफ पार्टिकल आगे वाला देर से एनर्जी गेन करता है, तो उसका फेज एंगल पहले वाले के कंपेयर में
कम होता जाता है, कम होगा कि जान रहे हो, कम होता जाता है। और मैं समझाता हूं, देखो बात सुनो, ये मीडियम के 4 पार्टिकल्स और एक लाइन के लॉन्ग है और एनर्जी इस तरह से जा रही है ट्रेवल। ये 1D वेव का एग्जांपल है, इस तरह से एनर्जी। सबसे पहले मैं इसको एनर्जी देता हूं, ये पार्ट एनर्जी लेता है, एसएचएम करता है और अपनी एनर्जी इसको देता है। फिर ये एनर्जी लेता है, एसएचएम करता है, अपनी एनर्जी इसको देता है। फिर ये एनर्जी लेता है, एसएचएम करता है, अपनी एनर्जी इसको देता है। यस और नो? हम मान के चल रहे हैं कि एनर्जी पूरा पूरा ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस। तो बताओ सबको एनर्जी बराबर बराबर मिल रहा है? बोलो ना यार। पर क्या सबको एनर्जी एक साथ मिला है? सबसे पहले एनर्जी इसको मिला है, और जब इसको मिल रहा था तो इसको नहीं मिल रहा था। बोलो ना भाई। सबसे पहले एनर्जी इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला। तो जब इसको पहले मिला तो इसका पहला स्टेप स्टार्ट, और जब इसको बाद में एनर्जी मिला तो उसका स्टेप बाद में स्टार्ट। दोनों को एनर्जी बराबर मिल रहा है, ऐसे एक जैसा होगा, पर इसका स्टेप बाद में स्टार्ट होगा, और इसका और बाद में स्टार्ट होगा, और इसका और बाद में स्टार्ट होगा। बोलो। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये भाई सब एनर्जी गेन करके एक्सट्रीम पर पहुंचे, कहां? तो उस समय ये एनर्जी गेन करके थोड़ा पीछे होगा। क्यों पीछे होगा? क्योंकि इसने एनर्जी बाद में स्टार्ट करी, इसका समय बाद में स्टार्ट हुआ। अब हमें पता है इसका भी एम्पलीट्यूड वही है जो इसका है, पर जब ये नीचे आएगा तब ये ऊपर जाए। जो इसका एम्पलीट्यूड है वही इसका एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये अभी यहाँ है, जब ये यहाँ है। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाए, और ये और बाद में एनर्जी गेन किया तो इसका और इस बाद में स्टार्ट होगा और पीछे होगा, और ये और पीछे होगा। ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले एनर्जी इसने गेन करी, उसके बाद इसने करी, उसके बाद इसने करी, उसके बाद इसने करी। जो सबसे पहले एनर्जी गेन करेगा वो सबसे पहले एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। और मान लो ये एक्सट्रीम पर, तो उसका फिजिकल कितना है? π/2। तो ये थोड़ा पीछे तो हो सकता है, इसका फिजिकल इससे कम π/3। इसका और कम तो इसका होगा π/4। इसका और कम तो क्या होगा? π/6। अरे जिस तरफ वेव ट्रेवल करती है, आगे वाला पार्टिकल देर से एनर्जी गेन करता है, देर से करता है कि जल्दी करता है? देर से करता है, तो उसका फेज एंगल पहले वाले के कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आ रही है? सब ऐसे जब एक जैसा करते हैं, सभी का एसएम एक जैसा होता है, सभी का टाइम पीरियड सेम होता है, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, सभी का एम्पलीट्यूड सेम होता है, पर सभी के फेज एंगल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से लैम्डा डिस्टेंस पर होते हैं। कितनी दूरी पर? और जब लैम्डा डिस्टेंस होते हैं तो बताओ इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? और 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब हम समझते हैं सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। अरे हमें पता फेज में तो साला 2 पाई है, पर उसका मीनिंग क्या समझते हैं? सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेन थीम है, मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेरा पूरा वेव चैप्टर बेस्ड है। और इस थीम को हम बनाकर, इस थीम को लेकर हम जो वेव बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, साइनोसोइडल वेव। दोबारा बोलता हूं क्या वेव है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है। इन आइडियल कंडीशन ड्यूरिंग मैकेनिकल all medium particle execute simple harmonic motion of same type, means have same amplitudes, same time periods, same frequency and same angular frequency, but have different phase angle of vibrations, ब्रैकेट में लिखेंगे except those particles which are lambda distance away from one another। इनको क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। यहां एक बात और ध्यान रखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन फेज लैग करता है। जिस तरह वेव ट्रेवल करती है, आगे वाला पार्टिकल देर से एनर्जी गेन करता है, तो उसका फेज एंगल पहले वाले के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। फेज लैग करता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल। इसमें दो बातें और हो सकती हैं, पर वो आप सब जानते हैं। ये ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता। और इसमें एक पॉइंट और होता है कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अरे एनर्जी का ही प्रोपगेशन क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। जिस तरफ वेव ट्रेवल करती है, मतलब जिस तरफ एनर्जी ट्रेवल करती है, भाई कौन है? वेव की डायरेक्शन कहलाती है। ये 3 पॉइंट मिलाकर बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। पर 3 में ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको लिखना चाहिए। लिखिए अपने नोट्स में। इन आइडियल कंडीशन, ड्यूरिंग मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन, in ideal condition during mechanical wave propagation, in ideal condition during mechanical wave propagation, all medium particles execute SHM, all medium particles execute SHM, all medium particles execute SHM of same type,
of same type means have same amplitudes, time periods, frequency and angular frequency. Have same time period, frequency, angular frequency, but have different phase angle of vibrations. But have different phase angle of vibrations. But have different phase angle of vibration. ब्रैकेट में लिखेंगे except, ब्रैकेट में लिखेंगे except those particles which are lambda distance away from one another. Except those particles which are lambda distance away from one another. Except those particles which are lambda distance away from one another. Bracket close. Line change. Here, line change. Here, phase angle of vibration decreases. Here, phase angle of vibration decreases. Bolo. In the direction of wave propagation. Here, phase angle decreases in the direction of wave propagation. In the direction of wave propagation. जो थीम है, बाकी दो पॉइंट आप जानते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम ध्यान रखिए। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा दिया। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को लेकर व्यू का डायग्राम बना के समझाता हूँ, व्यू बनती कैसे। कौन सी व्यू पढ़ रहे हैं हम यहाँ चैप्टर में? 1D व्यू। और कौन सी व्यू? सिंपल हार्मोनिक व्यू। उसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, वायर के अंदर, स्ट्रेच्ड वायर के अंदर चलने वाला। बताओ वायर के अंदर व्यू का नेचर कैसा होता है? 1D और ट्रांसवर्स होता है। हम वायर के अंदर व्यू बना रहे हैं, हम मान चल रहे हैं ये वायर मेरा मीडियम यहाँ पर होमोजीनियस, रेजिस्टेंस लेस है, एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है और व्यू इसमें जा रहा है। अब देखो व्यू कैसे बनती है, आपको ये नहीं बनाना, केवल समझना है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि एसएचएम और वेव में क्या रिलेशन है। हम जब एसएचएम पढ़ रहे थे ना बेटा, तो वहां एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, और यहाँ पर देखो एसएचएम का ग्रुप होता है, एसएचएम का ग्रुप होता है पार्टिकल्स का, हम उसको व्यू कहते हैं। तो उसमें क्या रिलेशन है, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है और ये आपको मॉडल में भी बना रखा है, आप समझ ले हो क्या रहा है। बस ये वायर है जो से कनेक्टेड है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। बोलिए, मैं सभी पार्टिकल के बारे में बात तो नहीं कर सकता, तो मैंने कुछ पार्टिकल यहाँ पर हाईलाइट कर दिए जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वायर का पहला पार्टिकल है, ये मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर व्यू बनाना चाहता हूँ। तो क्या करूँ, वायर को स्ट्रेच करके जर्क या तो नीचे दूंगा या ऊपर दूंगा। मान लीजिए मैंने T को 0 पर इसको जर्क किया नीचे। सुनना ध्यान से बात, वायर में व्यू कैसे बनती है। हम बोलते हैं मेरी 4 फिंगर से, और ये 4 फिंगर वायर के 4 स्टार्टिंग पार्टिकल्स है, और ये पहला पार्टिकल है जो मैं इसको धक्का नीचे मारूं। तो क्या बताओ, ये स्ट्रिंग का अकेला एक पार्टिकल अलग हो जाएगा इससे और नीचे आ जाएगा? प्लस ऐसा नहीं होता। ये पार्टिकल इस दूसरे वाले पार्टिकल से हैवी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि मीडियम कैसा है? सॉलिड। आपको पता है सॉलिड मीडियम में हैवी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो जब मैं इसको धक्का नीचे मारूंगा तो ये पार्टिकल एनर्जी लेकर नीचे जाएगा, लेकिन जाएगा तो अपनी एनर्जी को शेयर करेगा। ये अकेला नहीं जाएगा, अपनी एनर्जी को भी देगा, तू भी चल मेरे साथ। खींचेगा इसको, ये नीचे नहीं खींचेगा। जब मैं इसको धक्का नीचे मारूंगा तो ये एनर्जी लेकर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे नीचे जाएगा अपनी एनर्जी दूसरे को शेयर करेगा, इसको पुल करेगा, तू भी चल मेरे साथ। और जब ये नीचे जाएगा दूसरा, तो ये वाला इससे तीसरा ऐसा कनेक्टेड है, ये इसको नीचे पुल करेगा, तू भी चल मेरे साथ। और जब तीसरा जाएगा नीचे, तो ये चौथे को पुल करेगा, तू भी चल मेरे साथ। अब आप ध्यान से देखो एनर्जी किधर जा रही है, हॉरिजॉन्टल। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया। मीडियम मेरा कैसा? हॉरिजॉन्टल में। एनर्जी कहां जा रही है? हॉरिजॉन्टल में। और एनर्जी लेकर पार्टिकल किधर हिल रहा, टूट रहा है? नीचे। नहीं हो रहा है बताओ। तो ये तो क्या हो गया? बीओपी। और ये क्या हो गया? डीओपी। एक दोनों के दूसरे के परपेंडिकुलर। व्यू का कैसा होगा? ट्रांसवर्स। और ऐसा केवल सॉलिड मीडियम में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल्स है बीच में क्या होता है? शेयरिंग प्रॉपर्टी होती है, हैवी इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ऐसा होता है। स्ट्रिंग के नहीं होते, किसके होते?
एयर के 4 पार्टिकल होते, तो पहले तो ये ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, बताओ। अब ये एयर का पहला पार्टिकल है, उसको धक्का नहीं, तो क्या बताओ ये स्टेप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैं उसको बोलता हूँ शेयरिंग प्रॉपर्टी। इसमें शेयरिंग प्रॉपर्टी नहीं। क्यों? क्योंकि इन एयर के जो पार्टिकल्स है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, और जब इसको मैं धक्का मारूंगा तो ये इसको नीचे नहीं खींच सकता, अपनी एनर्जी इसको शेयर नहीं करेगा, ये एनर्जी लेकर नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो नीचे कोई दूसरा पार्टिकल उससे टकराएगा और अपनी एनर्जी उसको देगा। तो बताओ एनर्जी किधर गई? नीचे। पार्टिकल भी इधर गया नीचे। वीओपी डीओपी दोनों पैरेलल। वेव का नेचर कैसा होगा? लॉन्ग यू। बताओ यहाँ कभी ट्रांसलेटिव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बताया था ना मैंने आपको, ट्रांसलेटिव किसमें बनती है? केवल सॉलिड मीडियम में बनता है। लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वहां पर वेव का नेचर बोलो ना यार, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? हाँ, तो मैंने इसको धक्का नीचे मारा, तो ये धक्का लेकर जैसे नीचे जाएगा अपनी एनर्जी दूसरों को शेयर करेगा, और पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा। एनर्जी कहाँ जा रही है? हॉरिजॉन्टल। पर ये कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। 30 को जो मैंने इसको धक्का दिया नीचे, और सपोज टाइम का वैल्यू t/4 हो गया। कितना? तो बताओ, 0 पे एनर्जी गेन किया, t/4 टाइम हो गया, तो इसका मतलब इसका 1/4 ऑसिलेशन पूरा हो गया, और 1/4 का मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पर आ गया, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया? और कहां जाना चाहेगा? ऊपर जाएगा, है ना? पर आप बताओ, t/4 टाइम तक का एनर्जी इसी के पास थी? नो, ये अकेले नीचे नहीं आएगा सर। जैसे एनर्जी लेकर दूसरे को देता है, पर लेकर देता है, इसलिए मीन से डिस्टर्ब हो जाता है, और ड्यू टू इलास्टिसिटी क्या करना स्टार्ट करता है? ऐसे एनर्जी तो आगे जा चुकी है। तो मैं मान लेता हूं कि टाइम t/4 ये वो टाइम है जिसमें एनर्जी आगे बढ़ती, आगे बढ़ती, 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 ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया उसके पास एनर्जी पहुंच जाती है। मतलब मेरा ये एक्सप्लेनेशन हुआ कि t/0 पर मैंने एनर्जी इसको दिया था, पर टाइम t/4 हुआ तो एनर्जी यहां से यहां तक जा चुकी है। मतलब ये सभी मीडियम के पार्टिकल एनर्जी लेकर ऐसे स्टार्ट कर दिए हैं, एनर्जी आगे जा रही है। एक ने लिया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, पर एनर्जी लेकर दिया, इसलिए मीन से डिस्टर्ब हो गया और अपनी पोर्शन क्या करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बोलो ना यार। तो मैं मान रहा हूं कि टाइम t/4 वो टाइम है जब एनर्जी यहां से यहां तक जा चुकी है, और ये जस्ट एनर्जी गेन करता है। अब आप बताओ, यहां से यहां तक जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स है, क्या उन सब ने एनर्जी एक साथ गेन? नो सर। सबसे पहले एनर्जी इसने गेन करा, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा, ये थोड़ा पीछे होगा, ये थोड़ा और पीछे होगा, ये थोड़ा और पीछे होगा, ये थोड़ा और पीछे, सबसे पीछे होगा। ये पहुंचने वाला है, ये पहुंचने वाला है, ये थोड़ा पीछे और ये और पीछे। मतलब ये टाइम अगर मैं देखूं, इस टाइम पर यहां से यहां तक जितने भी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है, उनकी पोजीशन ये होती है। अगर इन सबको मिलाते हुए ग्राफ बना दे, तो जो ग्राफ बन के सामने आता है, हम उसको व्यू कहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वायर को खींच के झटका मारो, नीचे एक लूप बनता है। नहीं बनता लूप? ये लूप बेसिकली कौन है? वेव का फॉर्म है। ये सबसे पहला पार्टिकल सबसे एनर्जी पहले गेन किया था, सबसे पहले एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे पीछे। सब लोग बताओ इसका फिजिकल कितना है? 90 डिग्री बाय 2 है ना। और ये जस्ट एनर्जी गेन कर रहा है, इसका एंगल कितना? 0। इसका फिजिकल पाई बाय 2, तो इसका होगा 70 डिग्री, इसका होगा 60 डिग्री, इसका होगा 40 डिग्री, इसका होगा 20 डिग्री, इसका 0। जिस तरह वेव ट्रेवल करती है, फिजिकल क्या हो रहा है? कम होता जा। क्यों? एनर्जी बाद में गेन कर रहा है साला, तो इसका ऐसे बाद में स्टार्ट। बोलो ना। थोड़ा सा आगे, उस टाइम का वैल्यू t/2 होगा। अब बताओ क्या होगा? ये भाई सब काम हो जाएंगे मीन पर, और कहां जाना चाहेंगे? ऊपर। और ये भाई सब काम पहुंचेंगे एक्सट्रीम पर, ऊपर जाना चाहेंगे, और एनर्जी यहां तक तो आई चुकी थी पहले, और आगे बढ़ेगी, 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 और ये जो पार्टिकल मैंने हाईलाइट किया उसके पास एनर्जी पहुंच जाती है। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि t/2 ये वो टाइम है जिसमें एनर्जी यहां से यहां तक जा चुकी है, और ये सभी पार्टिकल एनर्जी लेकर ट्रांसफर कर चुके हैं, और एक रिदम में ऐसे चल कर रहे हैं। कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है, सब एक जैसे हैं। जो पहले एनर्जी गेन करेगा वो आगे होगा, और जो बाद में एनर्जी गेन करेगा वो पीछे होगा। बोलो ना। ये वाला पार्टिकल सबसे पहले मीनी पे है, उसके बाद दूसरा वाला पार्टिकल थोड़ा पीछे होगा, पीछे होगा, पीछे होगा, पीछे होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऐसा कोई बता सकता है कि इन सबकी मोशन की डायरेक्शन किधर होगी? अपवर्ड। शाबाश। ये नीचे आ रहे तब कहां जाएंगे? ऊपर, 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 ऊपर। और ये नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो टाइम t/2 में यहां से यहां तक पार्टिकल यहां पर इस पोजीशन पे लाई करते हैं। इन सबको मिलाते हुए ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ बन के सामने आता है उसको व्यू कहते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि वेव और एसएचएम में ये डिफरेंस है। हम जब एसएचएम पढ़ते थे तो वहां पर एक पार्टिकल एसएचएम करता था, और जब वेव की बात करते हैं, वेव के अंडर में मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे रिदम में एसएचएम करते हैं। साला कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई। इन सबको मिलाते हुए ग्राफ बनाते, तो जो ग्राफ बन के सामने आता है उसी को वेव कहते हैं। यानी वेव का एक नया डेफिनेशन हो रहा है आपके सामने।
A group of SHM of particles, the direction of energy propagation is called as wave. अरे बोलो ना यार। ग्रुप ऑफ SHM of particles in the direction of energy propagation is called as wave. जब SHM पढ़ते तो साला एक पार्टिकल सिस्टम करता था, पर जब वेव की बात करते तो मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल अपनी पोजीशन पर रिदम में SHM करते हैं, उस रिदम को, उस ग्रुप ऑफ SHM पार्टिकल्स को वेव कहते हैं। बताओ उसका फेज एंगल कितना है? इसका कितना? जीरो। जिस तरह वेव ट्रेवल करती है फेज कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब उस टाइम का वैल्यू कितना हो गया? 3t/2 हो जाए। अब क्या होगा? ये कहाँ पहुंचेगा? एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। कहां जाना चाहेगा? नीचे। ये कहां पहुंचेगा? मीन पर। ऊपर जाना चाहेगा। ये कहां पहुंचेगा? एक्सट्रीम पर। ऊपर जाना चाहेगा और एनर्जी उसके पास है। नहीं सुना रहा है? इन सबको मिलाते हुए ग्राफ बना दो। ग्राफ ऐसा, और सपोज टाइम का वैल्यू टी हो जाए, अब बताना क्या होगा? ये भाई सब काम पहुंच गए और कहां जाना चाह रहा है? नीचे। आपको पता टी बराबर 0 पर भी नीचे जा रहा था और टी पर भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब इसका एक साइकिल पूरा हो गया, दूसरा स्टार्ट कर रहा है। बताओ फेज एंगल कितना हुआ? 2 पाई। एक साइकिल पूरा हो चुका है, दूसरा स्टार्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है। ये भाई सब काम हो जाएगा। एक्सट्रीम पर ऊपर से नीचे जाएगा, ये मीन पर ऊपर जाना चाहेगा, ये एक्सट्रीम पर ऊपर जाना, और ये एनर्जी गेन करेगा। इन सबको मिलाते हुए ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ बन के सामने आता है हम उसी को वेव कहते हैं। और देख लो ग्राफ क्या बना, साइनोसोडल वेव है। हम इसको बोलते हैं साइन शेप का वेव बनता है, सिंपल हार्मोनिक वेव बनता है। बताओ इस वेव का इस पार्टिकल का फेज एंगल कितना है? 3 पाई/2 पाई, पाई/2 जीरो। ये फेज एंगल जीरो है और ये कितना है? 2 पाई है। और साला दोनों क्या कर नीचे जा रहा है, सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहा है। बस ध्यान रखो इसका फेज एंगल कितना? 2 पाई। इसका मतलब इसने एक साइकिल पूरा कर दिया है, दूसरा स्टार्ट कर रहा है, और ये पहला स्टार्ट कर रहा है। ये और ये दोनों के बीच में एक साइकिल का डिफरेंस है। इसका मतलब दोनों में 2 पाई का फेज डिफरेंस है। और जब दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस है, तो बताइए दोनों किस फेज में? सेम फेज में। और जब दोनों पार्टिकल सेम फेज में होते हैं तो इनके बीच का सेपरेशन क्या बोलते हैं? लैम्डा कहलाता है। नहीं बताया था लैम्डा? और लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ। यानी यहां से यहां तक जो डायग्राम बन के आया ना आपके सामने, इसको एक वेव का लेंथ कहते हैं। बच्चों ये एक वेव का डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। एक वेव को हम ऐसा बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पल्स। नेम सुना आपने? पल्स। वेव का एक पार्ट पल्स कहलाता है। ये पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स मिलकर वन वेव कहलाता है। बोलो ना यार। और वन वेव को अगर हम देखें तो बताओ इसमें कितना फेज एंगल कवर होता है? बोलो कितना फेज एंगल कवर होता है? 2 पाई। बताओ इसको यहां से आते डिस्टेंस कितना बोलते हैं? बताओ इस वेव को बनने में टाइम कितना लगा? देखो ना, टी टाइम में वेव बन जाती है, और ये 3 टर्म यहां पर होती है, तीनों इक्विवेलेंट। 2 पाई अगर कवर होगा तो लैम्डा कवर होता है, और लैम्डा कवर होता है तो टी डेफिनेटली कवर होता है। तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। याद करो जब हम एसएचएम पढ़ते थे तो वहां पर हमने लिखा था 2 पाई और टी इक्विवेलेंट होता है। पर यहाँ एक वर्ड हो रहा है लैम्डा, डिस्टेंस वाला फैक्टर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स है और अलग अलग पोजीशन पर है, तो लैम्डा भी आता है। किसी भी एक पैरामीटर में थोड़ा चेंज करो तो बाकी दोनों में चेंज आता है। और इस चेंज के बेस पर अगर मैं बात करूं तो इस रिलेशन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी होता है। और हम इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको बोलते हैं टाइम। और इनमें रिलेशनशिप होता है। ये बताना चाहता है कि 2 पाई अगर लैम्डा के इक्वल है तो डेल्टा थीटा डेल्टा एक्स के इक्विवेलेंट होता है, और लैम्डा अगर टी के इक्विवेलेंट है तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी के इक्विवेलेंट होता है। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस का रिलेशनशिप होती है। तो आप अपने नोट्स में ध्यान रखेंगे, ये आपको बनाना, ये तो नहीं बनाना। ये तो हमने बताया कि वेव ऐसा बनता है। सुना है वेव का मीनिंग? कि जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो वेव के अंडर में एनर्जी के प्रोपेगेशन के अंडर में मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पर एसएचएम करते हैं, और उनका एसएचएम का जो ग्रुप है हम उसी को क्या बोलते हैं? वेव के। तो ये नहीं बनाना, ये आपको समझाना था। आप बस ध्यान रखें, ये बना ले सर कि वन वेव को हम ऐसा बोलते हैं। इस तरह का पार्ट जो होता है ना, दो पार्ट मिलकर वेव बोलता है, इसमें ये डिस्टेंस होती है और ये ऐसा होता है।
अभी क्लास है क्या आपकी? सच्ची? नहीं नहीं, मैं 2 मिनट पढ़ाऊंगा बस, ये लास्ट पॉइंट समझाना है बस आपको, है ना, यहाँ तक नोट कर ले, बस समझाऊंगा उसके बाद जाऊंगा। सब लोग बताइए, ये जो टी लिखा मैंने कैपिटल टी, ये कौन है? टाइम पीरियड किसका? पार्टिकल का टाइम पीरियड है ना। ये वो टाइम है जिसमें एक पार्टिकल अपना एक साइकिल पूरा करता है, क्या सुनो। लेकिन ध्यान से देखो, एक बात हो रही है, ये वो टाइम भी है जिसमें एक वेव जनरेट हो रही है, नहीं हो रही? देखो आप, 30 को 0 पर वेव स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर तो एक वेव बन गया, इसका मतलब ये टाइम पीरियड वेव भी है। अरे मतलब ये जो टी यहाँ पर है, ये बेसिकली 2 तरह का टाइम पीरियड होता है। ये है वेव का टाइम पीरियड भी है, और ये वेव के अंदर में जो पार्टिकल करता है उसका भी टाइम पीरियड है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज टू वेव का टाइम पीरियड, और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल टाइम पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि जितने टाइम में एक पार्टिकल यहाँ पर एक साइकिल पूरा करता है, उतने में एक वेव जनरेट हो जाती है। देखना आपके सामने हो रहा है। अरे यार देखो, जितने टाइम में एक पार्टिकल एक साइकिल पूरा करता है, उतने में एक वेव जनरेट हो जाती है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ वेव इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल होता है। सही है? तो जब दोनों का टाइम पीरियड सेम, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, ये तो होता है। या बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। मैंने आपसे कहा कि वेव का टाइम पीरियड और पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है? सेम होता है। तो बताओ दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम। मैंने कहा एक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। सुनो आप मेरी बात सुनो, ये सब क्वेश्चन है जो पूछूंगा नेक्स्ट आपसे, इसे समझा रहा हूं आज कॉन्सेप्ट। मैंने कहा एक वेव का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, कितना? इसका क्या मतलब हुआ? वहां पर एक सेकंड में एसी 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 500 वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, इसका मतलब होता है 500 हर्ट्ज। ये मतलब हुआ। या 500 लैम्डास प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, इसका मतलब 500 हर्ट्ज, यही है। या फिर यूं बोल सकते हैं कि इस वेव के अंदर में मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल अपनी पोजीशन क्या करते हैं? अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ऐसे कर रहे हैं। कितने पार्टिकल? इनफाइनाइट पार्टिकल। साला कोई भी एक पार्टिकल ले लो आप, वो अपनी पोजीशन पर वहां पर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन एक सेकंड में कितनी बार करेगा? 500 बार। उसको बोलते हैं 500 हर्ट्ज। अरे 500 हर्ट्ज बहुत बड़ा वर्ड है। 500 वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, या 500 साइकिल प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, 500 ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकंड का मतलब होता है 500 हर्ट्ज। जब दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम। या सुनाओ। और जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, तो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, 2 पाई एन। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम। अब एक वर्ड और आता है, एम्पलीट्यूड। किसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। किसका होता है एम्पलीट्यूड? पार्टिकल का। किसका होता है? पार्टिकल। तो फिर वेव का? वेव का भी वही होगा, क्योंकि मेरा वेव किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। सारा जितना पार्टिकल मैक्सिमम जाएगा उतना ही तो वेव जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं कि वेव का जो टाइम पीरियड है वही पार्टिकल टाइम, जो वेव का फ्रीक्वेंसी है वही, जो वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही, और जो वेव का एम्पलीट्यूड है वही पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं, कौन कौन से? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो वेव के होते हैं वही, क्योंकि मेरा वेव किस का बना है? पार्टिकल से। मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर कि मैकेनिकल वेव के अंडर में मीडियम में सभी पार्टिकल क्या करते हैं? एसएच। कैसा करते हैं? सेम टाइप का। मेन सभी का एसएचएम का एम्पलीट्यूड, सभी का टाइम पीरियड, सभी का फ्रीक्वेंसी, सभी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सभी पार्टिकल से मिलकर क्या बना है? वेव। इसीलिए बोलते हैं चारों एलिमेंट जो पार्टिकल के होते हैं वही वेव के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल वेव का, ध्यान रखेंगे हम लोग। बाकी की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो भाई, ओके।